नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मैं अपने ही वीडियो आप पर थोप रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपकी राय के अनुसार वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को कौन सा वीडियो अधिक रुचता है, कौन सी आपकी रुचि है, किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं, तो आप वो टॉपिक हिंदी का कमेंट में लिखें कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और उस टॉपिक पर वीडियो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जिस दिन आप कमेंट करेंगे उसके अगले दिन आपको वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अगर मान लीजिए आपने 20 टॉपिकों की डिमांड कर दी, तो आप जानते हैं कि 20 टॉपिक तो एक दिन में तैयार हो नहीं सकते। लेकिन निश्चित तौर पर आप जो समय देंगे उस समय से पहले पहले आपके पास वो टॉपिक ज़रूर वीडियो के रूप में उपस्थित होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक तरह का यानी थोपना हो गया। क्योंकि आप जिस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उस तरीके को आधार बनाकर शायद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि मुझे आपकी रुचि का पता होना चाहिए कि आप कौन से विषय पर, किस बिंदु पर वीडियो चाहते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की तैयारी से संबंधित टॉपिक ज़रूर लिखें। हिंदी का टॉपिक ही लिखें भैया। तो हिंदी के टॉपिक को लिखें, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। आपका भाई आपसे ये वादा करता है। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, गुरुकुल किसका काव्य संग्रह है? गुरुकुल किसका काव्य संग्रह है? तो रचना का नाम है गुरुकुल। और ये किसका काव्य संग्रह है? तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर अपने सामने प्रकट हो रहा है। तो ये श्री मैथिलीशरण गुप्त जी का काव्य है संग्रह है। गुरुकुल मैथिलीशरण गुप्त जी का काव्य संग्रह है। अगली रचना है, साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? तो साकेत है वो मैथिलीशरण गुप्त जी का महाकाव्य है, महाकाव्य रचना है। तो साकेत है वो मैथिलीशरण गुप्त जी का महाकाव्य है, जिसमें उर्मिला के वीर्य का चित्रण किया गया है। उर्मिला को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर चिंतामणि किसकी रचना है? तो चतुर चिंतामणि है वो बाबूजी चतुर सिंह जी की रचना है। बाबूजी चतुर सिंह जी हैं, ये मेवाड़ से संबंधित थे। तो मेवाड़ से संबंधित जो प्रसिद्ध कवि हैं बाबूजी चतुर सिंह जी, उनकी रचना का नाम चतुर चिंतामणि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बाबूजी चतुर सिंह जी की भाषा कौन सी है? बाबूजी चतुर सिंह जी की भाषा कौन सी है? तो बाबूजी चतुर सिंह जी की भाषा मेवाड़ी है, यानी मेवाड़ से संबंधित थे और इनकी भाषा है वो मेवाड़ी भाषा है। बाबूजी चतुर सिंह जी की भाषा है वो मेवाड़ी भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबूजी चतुर सिंह जी की मेवाड़ी बोली में लिखी गई रचना का नाम बताइए। तो इनकी रचना का नाम है, और ये प्रसिद्ध रचना है, और ये गंगाजली नाम से है। तो बाबूजी चतुर सिंह जी की मेवाड़ी बोली में लिखी गई रचना का नाम गंगाजली है। छायावाद के किस कवि पर पाश्चात्य प्रभाव परिलक्षित होता है? अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि पर पाश्चात्य प्रभाव परिलक्षित होता है? परिलक्षित का अर्थ होता है दिखाई पड़ना। तो छायावाद के ऐसे कौन से कवि थे जिन पर पाश्चात्य प्रभाव था, पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है? तो ये सुमित्रानंदन पंत थे। तो सुमित्रानंदन पंत है वो पाश्चात्य विचारों से अधिकाधिक रूप में प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की भाषा शैली की विशेषता बताइए। तो भाषा शैली की इनकी विशेषता है कोमलता, सबसे बड़ी विशेषता शब्द ध्वनि, यानी शब्द इनके ऐसे हैं जो अपने आप में ध्वन्यात्मकता लिए हुए हैं, यानी उनमें अपने आप क्या है एक नाद का उच्चारण होता है। और इनकी भाषा है वो इस प्रकार की है कि चित्रात्मकता, यानी जब हम पढ़ते हैं तो एक चित्र हमारे दिमाग में अपने आप बनता चला जाता है। तो कोमलता है, शब्द ध्वनि है और चित्रात्मक भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, प्रार्थना, संध्या, दुर्चरो, ये 3 कविताएं हैं
जो पाठ्यक्रम में भी है। एक का नाम प्रार्थना है, दूसरी का नाम संध्या है और तीसरी का नाम दूर्त-झरो। किस रचनाकार की कविताएं हैं? तो ये जो कविताएं हैं वो सुमित्रानंदन पंत की कविताएं हैं। तो प्रार्थना, संध्या, दूर्त-झरो। हिंदी साहित्य के किस कवि के राष्ट्रभक्ति गीत प्रसिद्ध हैं? तो हिंदी साहित्य के किस कवि के राष्ट्रभक्ति गीत प्रसिद्ध हैं? तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम अग्रणी है। सोहनलाल द्विवेदी जी के जो गीत हैं वो राष्ट्रभक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, दो कविताएं हैं और दोनों कविताएं हैं वो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। तो देश उठेगा और गौरवशाली परंपरा। देश उठेगा और गौरवशाली परंपरा रचनाकार हैं वो नंदलाल जोशी की रचनाएं हैं, नंदलाल जोशी की कविताएं हैं। तो देश उठेगा और दूसरी कविता का नाम है गौरवशाली परंपरा, और ये दोनों कविताएं नंदलाल जोशी की कविताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का स्थान किस प्रकार के निबंधकारों में आता है? तो विद्यानिवास मिश्र हैं वो किस प्रकार के निबंधकार हैं, किस प्रकार के उन्होंने निबंध लिखे हैं? तो ये ललित निबंधकारों में इनका स्थान आता है। ऐसा प्रश्न कई बार फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से ललित निबंधकार हैं। तो विद्यानिवास मिश्र है, उनका स्थान ललित निबंधकारों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह चितवन की छाह कब प्रकाशित हुआ? तो चितवन की छाह 1953 में प्रकाशित हुआ। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है जिसका नाम चितवन की छाह है और ये 1953 में प्रकाशित हुआ। अगला है, कालचक्र किसका निबंध है? कालचक्र निबंध का नाम है और ये किसका निबंध है? तो निबंध ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है और जिसका नाम क्या है? कालचक्र है। अगला प्रश्न है, ललित निबंधकारों में सबसे अग्रणी स्थान पर कौन है? तो ललित निबंधकारों का अगर वर्णन आए तो बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र है, उनका वर्णन करना अनिवार्य हो जाता है। तो दोनों जो विचारक हैं इन्होंने ललित निबंधकारों की शुरुआत की थी एक तरह से। तो बालकृष्ण भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र जी ललित निबंधकारों की श्रृंखला में अग्रणी स्थान पर हैं, अग्रगण्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्कार कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ। तो मैं लगभग वीडियो में एक दो प्रश्न है वो पुरस्कार कहानी के बारे में डाल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि पुरस्कार कहानी में से प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो पुरस्कार कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ। जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताइए? तो जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम इरावती है। तो जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है उसका नाम इरावती है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, बार बार दोहराने से याद भी हो जाता है। तो छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमलेश्वर ने समांतर कहानी का परिवर्तन नहीं है भाई, ये परिवर्तन है, कब किया? तो ये 1971 के लगभग किया। परिवर्तन कब किया यानी उनको समांतर कहानी को कब हमारे सामने प्रस्तुत किया? तो ये 1971 के लगभग किया, परिवर्तन नहीं है। कहानी की मूल आत्मा किसको माना जाता है? ये प्रश्न अपने आप में अलग है, कहानी के बिंदु की तरफ अगर है तो कहानी की मूल आत्मा किसको माना जाता है? तो संवेदना को कहानी की मूल आत्मा माना जाता है। संवेदना को कहानी की मूल आत्मा कहा गया है। उपन्यास किस भाषा का शब्द है? तो उपन्यास है वो बंगला भाषा का शब्द है। बंगला भाषा में अंग्रेजी के नोवेल को उपन्यास कहा जाता है। छायावाद के मूल में ये परिभाषा है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी, ये कथन किसका है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्य भावना अवश्य थी, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और अगला है जो प्रसिद्ध कथन है, और प्रसिद्ध कथन डॉक्टर नगेंद्र का है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये प्रश्न घुमा फिरा कर एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया था, पिछले फर्स्ट ग्रेड में। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। एक प्यासा तालाब किसका उपन्यास है? एक प्यासा तालाब, रचना का नाम है एक प्यासा तालाब, और ये किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है श्याम व्यास का उपन्यास है एक प्यासा तालाब। मैं रानी सुप्यार दे,
रचना का नाम है मैं रानी सुप्यार दे। किस रचनाकार की उपन्यास रचना है? तो ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र की उपन्यास रचना मैं रानी सुप्यार दे। अगला है दिया जला दिया बुझा। दिया जला दिया बुझा किसका उपन्यास है? तो ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है दिया जला दिया बुझा। काली आंधी किसका उपन्यास है? काली आंधी कमलेश्वर का उपन्यास है। कमलेश्वर के उपन्यास का नाम क्या है? काली आंधी है। गली नंबर 13 किसका उपन्यास है? तो ये ज्ञान प्रकाश विवेक का उपन्यास है गली नंबर 13। अगला है दुनिया का कायदा किसकी कहानी है? तो दुनिया का कायदा कहानी है वो मृदुला गर्ग की कहानी है। मृदुला गर्ग की कहानी है जिसका नाम है दुनिया का कायदा। शेष होते हुए किस कहानीकार की कहानी है? शेष होते हुए किस कहानीकार की कहानी है? तो ये ज्ञान रंजन की कहानी है। दर्द की मछली किसकी कहानी है? दर्द की मछली ओम गोस्वामी की कहानी है। दर्द की मछली ओम गोस्वामी की कहानी का नाम है। बोलने वाली औरत किसकी कहानी है? बोलने वाली औरत ममता कालिया की कहानी है। बोलने वाली औरत ममता कालिया की कहानी है। एक पति के नोट्स बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये महेंद्र भल्ला की कहानी है। महेंद्र भल्ला की कहानी का नाम एक पति के नोट्स है। अगला है दुलारी बाई किसका नाटक है? तो दुलारी बाई है वो मणि मधुकर का नाटक है। मणि मधुकर के नाटक का नाम दुलारी बाई है। प्रसाद पंत और मैथिलीशरण किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह। प्रसाद पंत और मैथिलीशरण रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल्पलता निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो कल्पलता निबंध संग्रह है वो सन 1951 में प्रकाशित हुआ। 51 के अंदर ये प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है अमर वल्लरी किसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? तो अमर वल्लरी रचना का नाम है और ये कहानी संग्रह ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का कहानी संग्रह है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है आहुति और दिवाली। आहुति और दिवाली किसकी रचना है? तो ये इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह। इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह का नाम है आहुति और दिवाली। अगला प्रश्न है इन्हें भी इंतजार है किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो ये मार्कंडे का कहानी संग्रह है। मार्कंडे का कहानी संग्रह है जिसका नाम है इन्हें भी इंतजार है। इन्हें भी इंतजार है। अगला है आर पार की माला। आर पार की माला किसका कहानी संग्रह है? तो आर पार की माला है वो मार्कंडे का कहानी संग्रह। मार्कंडे का कहानी संग्रह आर पार की माला। गांव की धूल आंगन की धूप किस कहानीकार की कहानियां हैं? गांव की धूल आंगन की धूप किस कहानीकार की कहानियां हैं? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं गांव की धूल आंगन की धूप। अगला है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस का प्रकाशन कब हुआ? तो अमृतलाल नागर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है मानस का हंस और इसका प्रकाशन है 1962 में हो 1962 में। मरु प्रदीप किसका उपन्यास है? तो मरु प्रदीप है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है। रामेश्वर शुक्ल अंचल नाम के जो उपन्यासकार है उनका उपन्यास है। यशपाल के मनुष्य के रूप उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो यशपाल का उपन्यास है मनुष्य के रूप और इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। 1949 में इसका प्रकाशन हुआ। इलाचंद्र जोशी का जहाज का पंछी नामक उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो जहाज का पंछी नामक उपन्यास 1955 में प्रकाशित हुआ। 1955 में ये प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है अपना यशपाल के ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम बताइए। अमिता एक का नाम है अमिता दूसरे का नाम है दिव्या। ये दोनों ऐतिहासिक उपन्यास हैं यशपाल के। इलाचंद्र जोशी का सन्यासी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो इलाचंद्र जोशी के उपन्यास का नाम है सन्यासी और ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1941 में प्रकाशित हुआ। नाटक बहुरंगी किसका एकांकी संग्रह है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी संग्रह है और उसका नाम क्या है? नाटक बहुरंगी। ऊंचा पर्वत गहरा सागर किसकी एकांकी है? तो ये विष्णु प्रभाकर की एकांकी है जिसका नाम है ऊंचा पर्वत गहरा सागर। नेक्स्ट प्रश्न है वाणी मंदिर किसका एकांकी संग्रह है? वाणी मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी का एकांकी संग्रह। हरिकृष्ण प्रेमी का एकांकी संग्रह है जिसका नाम है वाणी मंदिर। सुहागबिंदी किसका नाटक है? तो सुहागबिंदी गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। पार्वती नामक नाटक के रचनाकार का नाम बताइए।
तो उदय शंकर भट्ट है और ये 1960 में प्रकाशित हुआ, 1960 में। तीन आंखों वाली मछली किस नाटककार का नाटक है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, तीन आंखों वाली मछली। और नेक्स्ट प्रश्न है, लोह देवता किसका नाटक है? लोह देवता गिरजा कुमार माथुर का नाटक है, गिरजा कुमार माथुर का नाटक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो और वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।